दोस्तों, वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण काल 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हुआ था और इस ब्रह्मांड में अरबों साल के बाद मंदाकिनी का निर्माण हुआ और फिर सौरमंडल के साथ 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन पृथ्वी पे विभिन्न कालखंड और उन्हीं कालखंडों में से एक कालखंड सरीसृप जैसे जीवों का उद्गम काल रहा। जी हाँ दोस्तों, सांप हमारे पृथ्वी पे 165 मिलियन साल पहले से अस्तित्व में आ गए थे। सांप मनुष्य से पहले इस पृथ्वी पे मौजूद रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी सांप का सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान शिव अपने गले में जिस सांप को धारण किए हुए हैं वो नागों के राजा वासुकी हैं। दोस्तों, स्नेक वर्ड के इस एपिसोड में हम नागों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेक वर्ड में स्वागत है। दोस्तों, जिन्हें हम कोबरा के नाम से जानते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में कुल कितने प्रकार के कोबरा सांप कितनी प्रजाति के साथ मिलती है। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 किस्म के कोबरा सांप की 5 प्रजाति मिलती है। इन सभी कोबरा प्रजातियों को हम प्रकार, वर्गीकरण, वितरण, आवास, विवरण, प्रजनन, संरक्षण की स्थिति, विष के साथ विष प्रभाव तक जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रकार, टाइप्स। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के कोबरा सांप 5 प्रजाति के रूप में मिलती है। पहला, मोनोसिलेट कोबरा, जिसे मोनोक्लेट कोबरा या नाजा कौथिया और सामान्य हिंदी भाषा में इसे चंद्रनाग कहा जाता है। इसकी एक अन्य प्रजाति अंडमान कोबरा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। दूसरा किस्म बाइनोसिलेट कोबरा है, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा या नाजा नाजा, भारतीय नाग और सामान्य हिंदी भाषा में गेमुअन नाग कहा जाता है। और तीसरा प्रकार नॉन सिलेटेड कोबरा है, जिसके सिर के पीछे किसी भी प्रकार का कोई मार्क या निशान नहीं होता है। बिना मार्क या निशान के आधार पर भारत में पाए जाने वाले कोबरा में से एक कैप्सियन कोबरा है, जो भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों में मिलता है। यदि मार्क पैटर्न को हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर देखें तो हमें पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया से भारत के उत्तर पूर्व में मिलने वाले कोबरा सांप के पीछे ओ आकृति, जबकि भारत के पूर्व से लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ सीमा क्षेत्रों को छोड़कर देखें तो इन प्रांतों में भारतीय कोबरा मिलता है, जिसके सिर के पीछे यू आकृति का पैटर्न दिखाई देता है। और इन प्रांतों से उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत के कुछ सीमा क्षेत्र, उत्तर भारत के पंजाब, कश्मीर और लद्दाख से मध्य एशिया की तरफ पाए जाने वाले कोबरा सांप के सिर के पीछे कोई मार्क नहीं होता है। इनमें क्रमशः पश्चिम की दिशा से बढ़ते हुए जाने पर क्रॉस बैंड की आकृति जरूर मिलती है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। दोस्तों, मोनोक्लड कोबरा यानी चंद्रनाग एलापिडी परिवार का एक जहरीला सांप है। भारत के कुछ हिस्सों में चंद्रनाग के काटने के साथ साथ यह स्पीटिंग के रूप में भी उल्लेखित हुई है। इसलिए इसे 1831 में एक फ्रांसीसी सर्जन, प्रकृतिवादी, पक्षी और सरीसृप वैज्ञानिक रेने प्राइमेवल लेसन ने मोनोक्लड कोबरा को नाजा कौथिया के नाम से संबोधित किया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी स्पेक्टिकल कोबरा से 188 वेंट्रल स्केल और 53 पेयर कॉर्डल स्केल के साथ सिर के पीछे अंग्रेजी के ओ आकृति के निशान के साथ अलग होते हैं। सन 1940 मलय प्रायद्वीपी में कार्यरत चिकित्सक एवं सरीसृप वैज्ञानिक मैल्कम आर्थर स्मिथ मोनोक्लड कोबरा को स्पेक्टिकल कोबरा के उपप्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। मोनोक्लड कोबरा की एक प्रजाति अंडमान कोबरा यानी नाजा सैगिटिफेरा है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता है। बाइनोसिलेट कोबरा यानी इंडियन कोबरा या भारतीय नाग, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है, यह एलापिडी परिवार का एक जहरीला सांप है।
इसे आमतौर पर स्पेक्टिकल कोबरा और एशियाई कोबरा के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यह भी इलापिडी परिवार का एक जहरीला सांप है। यह सांप भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और बड़ी 4 प्रजातियों यानी बिग फोर का सदस्य भी है। इसके सिर के पीछे यू आकृति के निशान, जो चश्मे की आकृति के निशान की तरह होता है, इसे अन्य कोबरा सांप से अलग करता है। नॉन सिलेटेड कोबरा यानी कोबरा सांप जिसके सिर के पीछे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिलता है। यह भारत के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ सीमा क्षेत्र में मिलते हैं। भारत के इन सीमा क्षेत्र से जैसे जैसे उत्तर और पश्चिम के दिशा क्षेत्र में देखेंगे तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कोबरा के सिर या उड़ की आकृति अपेक्षाकृत अन्य कोबरा से कुछ लंबा और बिना निशान वाले होते हैं। भारत के पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र पाए जाने वाला कोबरा जो बिना निशान का होता है कैप्सियन कोबरा यानी नाजा ऑक्सियाना होता है। यदि हम नॉन सिलेटेड कोबरा में कैप्सियन कोबरा के वर्गीकरण की बात करें तो बाल्टिक जर्मन प्रकृतवादी कार्ल इचवाल्ड ने 1831 में कैप्सियन कोबरा को मूल रूप से टोमिरिस ऑक्सियाना के रूप में वर्णित किया था। रूसी प्रकृतवादी अलेक्जेंडर स्ट्रेच ने इसे 1868 में जीनस नाजा में रखा। सामान्य नाम नाजा संस्कृत शब्द नागा का लैटिनीकरण है जिसका अर्थ है कोबरा। विशिष्ट विश्लेषण ऑक्सियाना लैटिन में ऑक्सस या ग्रीक में ऑक्सस शब्द से लिया गया है। यह अमू दरिया नदी के प्राचीन को संदर्भित करता है जो अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के साथ बहती है और इसे मोड़ने से पहले तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अलग करती है। उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान में और वहां से मध्य एशिया ट्रांसोसियाना में अरब सागर के दक्षिणी अवशेष में बहती है जहां यह प्रजाति पाई जाती है। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में सभी एशियाई कोबरा को भारतीय कोबरा यानी नाजा नाजा की उप प्रजाति माना जाता था। इस अवधि के दौरान उप विशिष्ट नाम नाजा नाजा ऑक्सियाना और नाजा नाजा सिका को भारत के उत्तर से नाजा नाजा की सादे पैमाने की आबादी के साथ साथ कैप्सियन कोबरा से संबंधित आबादी पर लागू किया गया था। आनुवंशिक विश्लेषण के आगमन तक अलग अलग प्रजातियों के भीतर अत्यधिक परिवर्तनशील रंग और आकार ने वर्गीकरण को कठिन बना दिया था। सब जेनस नाजा में एशियाई कोबरा के एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अध्ययन से पता चला है कि कैप्सियन कोबरा उस वंश से अलग हो गया था जिसने लगभग 3.21 बिलियन वर्ष पहले मोनोक्लेट कोबरा यानी नाजा कौथिया और अंडमान कोबरा यानी नाजा सेक्टिफेरा को जन्म दिया था। हिंदू कुश पहाड़ों के कारण जनसंख्या अलगाव के बावजूद यह प्रजाति आनुवंशिक रूप से सजाती प्रतीत होती है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा भारत देश के उत्तर क्षेत्र के राज्य गंगा के मैदानी इलाके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के कुछ हिस्से और पूर्व राज्य के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्य क्षेत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल, भूटान और दक्षिणी चीन के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया की सरजमीन पर मिलती है, जिनमें मुख्य रूप से म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम सहित मुख्य भूमि तक फैले हुए हैं। भारत में मोनोक्लेट कोबरा मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में अधिक मिलते हैं। दोस्तों, भारतीय कोबरा भारत के पूर्वी राज्य क्षेत्र असम और उत्तरी राज्य क्षेत्र कश्मीर में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र को छोड़कर ये लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका वितरण भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुछ हिस्से से लेकर अफगानिस्तान के काबुल नदी घाटी तक हो सकते हैं। वहीं पश्चिम में बांग्लादेश के तंगेल जिला, जबकि उत्तर में दक्षिण नेपाल से दक्षिण में श्रीलंका तक इनकी मौजूदगी दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें कैप्सियन कोबरा की,
तो कैप्सियन कोबरा ट्रांस कैप्सियन क्षेत्र में होता है। यह पूरे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, दक्षिण पश्चिमी तजाकिस्तान, फरगना घाटी, उत्तर और पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी ईरान में पाया जाता है। ईरान में यह पूर्वी अजरबैजान प्रांत, अर्दबिल प्रांत के दक्षिण आधे हिस्से से लेकर जंजन और तेहरान प्रांत तक, इस्फहान और यज़्द दोनों प्रांतों के पूर्वी आधे हिस्से तक, साथ ही करमान प्रांत के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिस्तान के उत्तरी भाग और बलूचिस्तान प्रांत, शेमनान, माजंदरान और गुलिस्तान प्रांतों में, खुरासान या पूरा पूर्व प्रांत जो 2004 के बाद 3 अलग अलग प्रांतों में विभाजित हो गया था। हालांकि यह प्रजाति पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है। बलूचिस्तान और सिंध से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक यह पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में कहीं अधिक आम है। यह प्रजाति सुदूर उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब प्रांत तक हो सकते हैं। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा समुद्र तल से 3300 फुट तक की ऊंचाई तक मिल सकते हैं। ये वर्षावन, नम पर्णपाती वनों, गीले घास के मैदानों, मैंग्रोव और पहाड़ी जंगलों में मिलते हैं। ये साफ, घने और खुले जंगलों, कृषि भूमि, वनस्पति और आर्द्र भूमि वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ टीलों, गड्ढों, बिलों, गुफाओं, घिरे हुए लकड़ी के लट्टों और पुराने मिट्टी के घरों आदि में आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों, यह साफ धान के खेतों के साथ साथ मानव बस्तियों के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रजाति म्यांमार में व्यापक है और बहुत ही आम है। यह इंडो चीन में भी काफी आम है। वही हम भारतीय कोबरा की बात करें तो यह साफ घने जंगलों से लेकर खुले घास के मैदानों के साथ कृषि भूमि जैसे धान के खेत, गेहूं के खेत, चट्टानी इलाकों के साथ नम और आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं। भारतीय कोबरा समुद्र तल से लेकर घनी शहरी आबादी से पेड़ों की कोहें, दूर गांव तक पुरानी मिट्टी के मकानों, लकड़ी के लट्टों, ईंट के टुकड़ों, बिलों और दीमक के टीलों में मिल सकते हैं। इसीलिए इन स्थानों पर थोड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ जाना और छूना चाहिए। भारतीय कोबरा अक्सर पानी के क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि वही हम कैप्सियन कोबरा की बात करें तो कैप्सियन कोबरा इसके उत्तर में उज्बेकिस्तान के साथ कजाकिस्तान की दक्षिणी सीमा तक होने के भी वास्तविक प्रमाण हैं। नाजा ऑक्सियाना अक्सर समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर यानी 9800 फीट की ऊंचाई पर शुष्क और अर्धशुष्क चट्टानी या चट्टानी झाड़ीदार या झाड़ियों से यह एशियाई कोबरा की सबसे पश्चिमी प्रजाति भी है। रंग, आकार और लंबाई, कलर, शेप एंड साइज। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे ये काले या भूरे रंग के हो सकते हैं। इनके शरीर पर हुड के नीचे 4 से 7 विंटर स्केल तक पट्टी के साथ शरीर के क्रॉस बैंड भी दिखाई देते हैं। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनका शरीर गोल बेलनाकार होता है। जमीन पर चलते हुए अपने फन को थोड़ा उठाकर चलते हैं। वैक्स मोनोक्लेट कोबरा की लंबाई 4.4 से लेकर 4.9 फुट तक हो सकती है। इनकी अधिकतम लंबाई 7.5 फुट तक हो सकती है। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा भारतीय कोबरा की अपेक्षा ज्यादा मजबूत और फुर्तीले होते हैं। वही यदि हम भारतीय कोबरा सांप की बात करें तो भारतीय कोबरा एक मध्यम आकार की भारी शरीर वाली प्रजाति है। इस कोबरा प्रजाति को इसके अपेक्षाकृत बड़े और काफी प्रभावशाली हुड द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे खतरा होने पर यह फैलाता है। कई कोबरा हुड चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। यह हुड का निशान भारतीय कोबरा के हुड के पीछे पृष्ठीय सतह पर स्थित होता है। जब हुड का निशान मौजूद होता है तो इसमें एक घुमावदार रेखा से जुड़े 2 गोलाकार ओसली पैटर्न होते हैं जो चश्मे की छवि को दर्शाते हैं।
इस प्रजाति का सिर अंडाकार दबा हुआ और गर्दन से थोड़ा अलग होता है। थूथन छोटा और बड़े नासिका वाला गोलाकार होता है। आंखें मध्यम आकार की और पुतलियां गोल होती हैं। अधिकांश वैक्स कोबरा की लंबाई 1 से 1.5 मीटर यानी 3.3 से 4.9 फीट तक हो सकती है। कुछ स्पेक्टेकल कोबरा विशेष रूप से श्रीलंका के कोबरा 2.1 से 2.2 मीटर यानी 6.9 से 7.2 फीट तक की लंबाई तक बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत असामान्य हैं। दोस्तों, वही भारतीय नाग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पीले, भूरे, लाल और काले रंग के हो सकते हैं। भारतीय कोबरा अपनी पूरी रेंज में रंग और पैटर्न में काफी भिन्न होती है। इस प्रजाति के उदर सल्क या नीचे का रंग भूरा, पीला, भूरा, भूरा, लाल या काला हो सकता है। भारतीय कोबरा के पृष्ठीय भाग में हुड का निशान या रंग पैटर्न हो सकता है। सबसे आम दृश्यमान पैटर्न 20वें और 25वें वेंट्रल के स्तर पर एक स्पष्ट उत्तर प्रकाश बैंड है। नमक और काली मिर्च के धब्बे विशेष रूप से वैक्स कोबरा में पाए जाते हैं। कोबरा विशेष रूप से श्रीलंका में पाए जाने वाले बैंडिंग प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी भौगोलिक सीमा दक्षिणी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में नमूनों में ऑटोजेनेटिक रंग परिवर्तन अक्सर देखा जाता है। दक्षिण पाकिस्तान में किशोर कोबरा का रंग भूरा हो सकता है और उन पर हुड का निशान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी ओर वैक्स आमतौर पर शीर्ष पर समान रूप से काले रंग के होते हैं, जबकि नीचे का हिस्सा गले के क्षेत्र से बाहर आमतौर पर हल्का होता है। इस प्रजाति में गले और पेट पर पैटर्न भी परिवर्तनशील होते हैं। अधिकांश कोबरा हल्के गले के क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, जिसके बाद गहरे रंग की पट्टी होती है, जो 4 से 7 वेंट्रल स्केल चौड़ी हो सकती है। वैक्स कोबरा में भी अक्सर गले और वेंटर पर काफी मात्रा में धब्बे दिखाई देते हैं, जो कोबरा की अन्य प्रजातियों में देखे गए पैटर्न की तुलना में इस प्रजाति के पैटर्न को कम स्पष्ट बनाता है। उत्तर पश्चिम के कोबरा के अपवाद के साथ गले पर अक्सर पार्श्व धब्बों की एक जोड़ी होती है, जहां पेट और पीठ मिलते हैं। इन धब्बों की स्थिति अलग अलग होती है। उत्तर पश्चिमी कोबरा में धब्बे अधिक पूर्व काल में स्थित होते हैं, जबकि उनकी सीमा में कहीं और से कोबरा अधिक पीछे होते हैं। दोस्तों, वही यदि हम बात करें नाजा अक्सियाना की, नाजा अक्सियाना मध्यम लंबाई का भारी शरीर वाला सांप है, जिसकी गर्दन पे लंबी पसलियां होती हैं, जो हुड बनाने के लिए विस्तार करने में सक्षम होती है। शरीर का पीठ और पेट मूल रूप से दबा हुआ होता है और पीछे से यह बेलनाकार होता है। यह प्रजाति आकार में नाजा नाजा के समान होती है। इसकी कुल लंबाई औसतन लगभग 1 से 1.4 मीटर यानी 3.3 से लेकर 4.6 फीट है और शायद ही कभी 1.7 मीटर यानी 5.6 फीट से अधिक लंबाई तक पहुंचती हैं। इनका सिर अंडाकार दबा हुआ और गर्दन से थोड़ा अलग है। इनमें छोटी गोल थूथन और बड़ी नासिका होती हैं। इनके आंख का आकार मध्यम होता है और पुतली गोल होती है। कुछ अन्य नाजा प्रजाति नाजा नाजा या नाजा कौथिया के अधिक अंडाकार हुड के विपरीत कैप्सियन कोबरा का हुड लंबा धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। किशोर पीले रंग के फीके दिखने वाले होते हैं। किशोर के शरीर के चारों ओर लगभग समान चौड़ाई के ध्यान देने योग्य गहरे और हल्के क्रॉस बैंड होते हैं। इस प्रजाति के वैक्स पूरी तरह से हल्के से चॉकलेट भूरे या पीले रंग के होते हैं।
कुछ कैप्सियन कोबरा बैंडिंग के निशान बरकरार रखते हैं। विशेष रूप से पहले कुछ गहरे वेंट्रल बैंड होते हैं। इस प्रजाति में न तो हुड के निशान है और न ही पार्श्व गले पे किसी प्रकार का धब्बा होता है। भारतीय कोबरा यानी नाजा नाजा के साथ इनकी भ्रम की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बिना हुड के निशान वाले नमूने आमतौर पे इस प्रजाति के साथ भ्रमित होते हैं और ये दोनों प्रजाति पाकिस्तान और उत्तरी भारत में सह अस्तित्व में है। वे दोनों एशिया के एकमात्र सच्चे गैर थूकने वाले कोबरा हैं। कैप्सियन कोबरा यानी नाजा ऑक्सियाना कभी भी पूरी तरह से काला नहीं होता है, हालांकि कुछ कोबरा काफी गहरे रंग के हो सकते हैं। कैप्सियन कोबरा यानी नाजा ऑक्सियाना की गले के नीचे आमतौर पर गहरे रंग की धारियां होती हैं, जबकि पाकिस्तान के भारतीय कोबरा नाजा नाजा के काले चरण में लगभग पूरा गला काला होता है। कुछ अन्य नाजा प्रजाति नाजा नाजा या नाजा कौथिया के अधिक अंडाकार हुड के विपरीत हुड में एक लंबा धीरे धीरे पतला पैटर्न दिखाई देता है। बिहेवियर दोस्तों, मोनोप्लेट कोबरा भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाली कोबरा की एक खतरनाक एवं जहरीली प्रजाति है। जहरीले सांपों के काटने से होने वाली मौतों में सबसे आम कारणों में से एक है। दोस्तों, यह सांप शाम के समय से लेकर रात्रि तक सक्रिय होते हैं। मोनोप्लेट कोबरा बहुत ही ज्यादा सतर्क और आक्रामक सांप होता है। यह सांप प्रतिक्रिया देने में बहुत तेज होता है और उस्काने या छेड़ने पर यह अपने हुड को दिखाने के लिए कोबरा के अन्य प्रजातियों की तरह अपने शरीर को थर्ड भाग को ऊपर उठाकर जोर जोर से फुफकार मारते हुए चेतावनी देता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें यह है कि जहाँ स्पेक्टिकल कोबरा तेजी से बार बार फुफकार मारकर पहले डराता है फिर हमला करता है, वही यह सांप यानी मोनोप्लेट कोबरा स्पेक्टिकल कोबरा यानी भारतीय नाग के विपरीत पहले ही हमले में काट सकता है, जो इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से ज्यादा खतरनाक बनाता है। वही भारतीय कोबरा शाम के समय से रात्रि तक ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये शाम के समय लगभग 7 से 9 बजे तक ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि यह सांप लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर पाया जाता है, जिसके कारण अधिक सर्पदंश के मामले भी आगे आते हैं। यह सांप रक्षात्मक व्यवहार के मामले में पहले जोर जोर से फुफकारता है और सतर्क करता है। बार बार छेड़े जाने पर यह अग्रेसिव हो जाता है और हमला कर देता है। यह रक्षात्मक मुद्रा में अपने शरीर के अगले तीसरे भाग को ऊपर उठाते हैं और अपनी गर्दन की लचीली पसलियों को फैलाकर अपना हुड फैलाते हैं। वैसे ये भारतीय कोबरा थोड़े शर्मीले होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पर बेहद गुस्सैले प्रकृति अपनाते हैं। वही नाजा ऑक्सियाना जितना संभव हो सके इंसानों से दूर रहता है, लेकिन धमकी मिलने पर या घेर लिए जाने पर यह अत्यधिक रक्षात्मक हो सकता है और यहाँ तक कि वयस्क नाजा ऑक्सियाना भी बहुत आक्रामक हो जाता है। जब घेर लिया जाता है और उस्काया जाता है तो वह अपना फन फैलाता है, फुफकारता है, इधर उधर डोलता है और बार बार हमला करता है। हालांकि यह जहर नहीं उगल सकता है। यह स्थलीय प्रजाति मुख्य रूप से दैनिक है, लेकिन सबसे गर्म महीने यानी जुलाई के दौरान यह अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में संध्याकालीन और रात्रिचर हो सकते हैं। कैप्सियन कोबरा अच्छे पर्वतारोही और सक्षम तैराक होते हैं। कैप्सियन कोबरा अक्सर पानी में पाया जाता है और शायद ही कभी उससे दूर पाया जाता होगा। तीव्र गति से चलने वाली और फुर्तीली यह प्रजाति तटबंधों या पेड़ों के बिलों में रहना ज्यादा पसंद करती है। भोजन और शिकार। दोस्तों, मोनोप्लेट कोबरा स्थलीय होते हैं। चावल उगाने वाले क्षेत्रों में वे खेतों के बीच, बांधों या कृंतक बिलों में छिपे रहते हैं और इस प्रकार आवास में अर्धजलीय बन जाते हैं। वयस्क मोनोप्लेट कोबरा ज्यादातर उभयचरों को खाते हैं, जबकि वयस्क छोटे स्तनधारी सांपों और मछलियों का शिकार करते हैं।
ये सांप पेड़ों के गड्ढे और जहां कृंतक ज्यादा आसानी से मिल सकते हैं वहां पे मौजूद हो सकते हैं। भारतीय कोबरा के मुख्य भोजन स्रोतों में छिपकली, कृंतक और मेढक शामिल हैं। हालांकि ये पक्षियों और पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। जहरीले सांपों के रूप में ये अपने शिकार को जहर इंजेक्ट करते हैं और उसे निगलने से पहले तक शिकार का इंतजार करते हैं जब तक शिकार लकवाग्रस्त न हो जाए। अन्य सांपों की तरह वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि जब वे इसे निगलने का प्रयास करें तो उनका भोजन अभी भी किक न मार रहा हो। वही कैप्सियन कोबरा की बात करें तो कैप्सियन कोबरा ज्यादातर छोटे स्तनधारियों, उभयचरों, कभी कभी मछलियों, पक्षियों और उनके अंडों को खाता है। कथित तौर पर यह अन्य सांपों को भी खाता है। संभोग व प्रजनन, मैटिंग एंड रिप्रोडक्शन। दोस्तों, मादा मोनोक्लेट कोबरा प्रति क्लच 16 से 33 अंडे देती है। यह जनवरी से मार्च के बीच अंडे देने का काम करती है। मादा आमतौर पर अंडे के साथ ही रहती हैं। इस प्रजाति की मादाएं अपने अंडों की निष्ठापूर्वक रक्षा करती है। अपने अंडे के बाद आमतौर पे 15 से 20 दिन तक धरती पे या किसी खोखले पेड़ में वे 50 से 60 दिनों का उष्मायान अवधि के दौरान उनकी रक्षा करती है। माँ सांप अपने अंडों को खाने के लिए केवल कुछ देर के लिए छोड़ती है, बाकी समय उन्हें संभावित शिकारियों से बचाने में बिताती है। भारतीय कोबरा अंडे देने वाले होते हैं। इनके अंडे 48 से 69 दिन बाद टूटते हैं। अंडों से निकले बच्चों की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 8 और 12 इंच तक हो सकती है। बच्चे जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और उनमें पूरी तरह से कार्यात्मक विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका मतलब कि वे एक वयस्क कोबरा जितना खतरनाक हो सकते हैं। जुलाई में मादाएं चूहों के बिलों या दीमक की टीलों में 6 से 19 आयताकार अंडे देती हैं और उष्मायन अवधि के दौरान उनके फूटने तक उनकी जमकर रक्षा करती है। अंडे 40 से 54 मिलीमीटर यानी 1.6 से लेकर 2 इंच लंबे और वजन में 12 से 19 ग्राम तक हो सकते हैं। उत्पादन अवधि 60 से 65 दिनों के बीच रहती है। अगस्त सितंबर की दूसरी छमाही में बच्चे निकलते हैं और जन्म के समय उनकी लंबाई 31 से लेकर 39 मिलीमीटर यानी 1 से लेकर 1.5 इंच होती है। वे जन्म के समय स्वतंत्र होते हैं और 3-4 साल की उम्र में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं। संरक्षण की स्थिति, पोजीशन ऑफ कंजर्वेशन इन IUCN रेड लिस्ट। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता का विषय है। ऐसा माना जाता है कि चीन में अत्यधिक कटाई के परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में इनमें 30% से अधिक की गिरावट आई है। वही भारतीय कोबरा IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक विषय है। वही कैप्सियन कोबरा की बात करें तो कैप्सियन कोबरा IUCN रेड लिस्ट में एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्णित है। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा और स्पेक्टिकल कोबरा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत कानून द्वारा संरक्षित किया गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य रूप से तात्पर्य यह है कि सूचीबद्ध प्रजातियों पर उच्चतम सुरक्षा और अधिकतम दंड लगेगा। अधिकतम सजा 3 से लेकर 7 साल की कैद या 10,000 रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। विष, वेनम। दोस्तों, मोनोक्लेट कोबरा के जहर
में मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। इनके न्यूरोटॉक्सिक में अल्फा न्यूरोटॉक्सिक और अल्फा कार्डियोटॉक्सिक होता है, जो विशेष रूप से निकोटिनिक एसिटाइल को एंजाइम रिसेप्टर से जुड़कर तंत्रिका संरचना को अवरुद्ध करते हैं, जिससे पक्षाघात यानी लकवा होता है और यदा तक कि श्वसन विफलता से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रजाति के जहर में मायोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन भी होते हैं। यह सांप थाईलैंड में सबसे ज्यादा मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वही भारतीय कोबरा के जहर में मुख्य रूप से शक्तिशाली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिन होता है। जहर तंत्रिकाओं के सिनेप्टिक अंतराल पर कार्य करता है, जिससे मांसपेशियां पंगु हो जाती हैं और गंभीर काटने पर श्वसन विफलता या हृदय गति रुक जाती है। जहर के घटक में हाइलुरोनिडेज जैसे एंजाइम शामिल होते हैं, जो लसिका पैदा करते हैं और जहर के प्रसार को बढ़ाते हैं। जहर के लक्षण काटने के बाद 15 मिनट से 2 घंटे के बीच प्रकट हो सकता है, लेकिन अगर उचित चिकित्सा उपचार और एंटीवेनम दिया जाए तो केवल एक छोटा प्रतिशत ही घातक होता है। उपचार न किए गए काटने वाले पीड़ितों की मृत्यु दर अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकती है, जो संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए जहर की मात्रा पर निर्भर करता है। एक अध्ययन के अनुसार यह लगभग 20 से 30% है, लेकिन जिन पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा उपचार दिया गया उनसे जुड़े एक अन्य अध्ययन में मृत्यु दर केवल 9% थी। बांग्लादेश में सांप काटने के ज्यादातर मामलों के लिए भारतीय कोबरा ही जिम्मेदार है। भारतीय कोबरा दक्षिण एशिया के 4 बड़े सांपों में से एक है, जो एशिया में सर्पदंश से होने वाली अधिकांश मानव मौतों के लिए जिम्मेदार है। इन प्रजातियों के कारण होने वाले सर्पदंश के कारण पॉलीवैलेंट सीरम उपलब्ध है। दोस्तों, युवा कोबरा के जहर का उपयोग भारत में दुरुपयोग पदार्थ के रूप में किया गया है। ऐसे मामले सामने आए हैं कि सपेरों को उनके सांपों को काटने के लिए भुगतान किया जाता था। हालांकि इस प्रथा को अब पुराना माना जाता था, लेकिन अभी हाल के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां रेव पार्टी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया है, जो एक जांच का विषय है। लेकिन इस तरह के दुरुपयोग के लक्षणों में चेतना की हानि, उत्साह और बेहोशी के साथ मौत शामिल हो सकती है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर या फिर किसी भी तरह से संरक्षित जंगली जानवरों को परेशान या नुकसान पहुंचाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत सजा हो सकती है, क्योंकि भारतीय कोबरा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भाग 2 के तहत संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, यदि हम कैप्सियन कोबरा की बात करें तो कैप्सियन कोबरा को दुनिया में कोबरा की सबसे जहरीली प्रजाति माना जाता है। कई अलग अलग विज्ञान संबंधी अध्ययन इनका सुझाव देते हैं, जिनमें 1992 में इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में रिपोर्ट किया गया एक विशेष अध्ययन भी शामिल है। ईरान से नाजा ऑक्सियाना जहर के विषाक्त अंशों का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि विषाक्त अंश क्रूड जहर के वजन का 78% थे। यह प्रजाति नाजा के समान है। विषाक्त अंश 3 प्रोटीन परिवारों से मिलकर बने थे, जिनमें 3FT प्रमुख था। अन्य सभी नाजा प्रजातियों के समान नाजा ऑक्सियाना का जहर छोटे न्यूरोटॉक्सिक से भरपूर था, जो अधिकांश कच्चे जहर का निर्माण करता है। जहर में कई छोटे छोटे गैर प्रोएंजाइम प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक मुख्य रूप से शामिल हैं, जो लाइसोसोम को नुकसान पहुंचाकर कोशिका मृत्यु का कारण बनाती हैं। दोस्तों, कैप्सियन कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक भरपूर मात्रा में होता है। नाजा ऑक्सियाना एलाफिडी परिवार से संबंधित सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। विष प्रभाव, वेनम इफेक्ट। यदि मोनोक्लेट कोबरा किसी व्यक्ति को काट लेता है तो इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर इस कोबरा को इतना घातक बना देता है कि इसके काटने से एक वयस्क इंसान की नस में चोट लगने पर
1 घंटे के भीतर उसकी मौत हो सकती है। जहर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे श्वसन विफलता या हृदय विफलता होती है। इस मामले में पीड़ित आमतौर पर 30 मिनट के भीतर मर जाता है। कोबरा के काटने से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि रोगी को काटे जाने के तुरंत बाद उचित विषरोधी दवा का इंजेक्शन यानी एंटीवेनम लगाया जाए और उसे कृत्रिम श्वास यंत्र पे रखा जाए। वही यदि भारतीय कोबरा के विष प्रभाव की बात करें तो प्रणालीगत जहर की उत्कृष्ट विशेषता मायोन्यूरल जंक्शन पर न्यूरोटॉक्सिक की तीव्र कार्रवाई के कारण मांसपेशियों का पक्षाघात है। गंभीर मामलों में श्वसन पक्षाघात 3 से 4 घंटे के भीतर हो सकता है। किसानों को धान के खेत में जाने से पहले लंबे जूते पहनने चाहिए ताकि इन स्थानों पर जाने से इन सांपों के आमना सामना से हुए बच सकें। भारतीय कोबरा का काटना भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के कई हिस्सों और दक्षिण एशिया के पूरे क्षेत्र में बहुत आम है। पिछली सदी में सैकड़ों व्यक्तिगत मामलों की रिपोर्टें किताबों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि नाजा द्वारा सिद्ध काटने वाले रोगियों का कोई बड़ा संभावित अध्ययन नहीं किया गया है और न ही रिपोर्ट किया गया है। भारत में सर्पदंश के एक सर्वेक्षण में 91.4% मामले अज्ञात सांप द्वारा काटे गए थे। काटने के लिए जिम्मेदार पहचाने गए 6.1% विषैले सांपों में से 40% नाजा थे। हालांकि नाजा ऑक्सियाना के काटने पर जहर के लक्षण अधिक तेजी से दिखाई देते हैं और प्रमुख न्यूरोटॉक्सिसिटी अधिक आम है। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में नाजा ऑक्सियाना द्वारा काटे गए एक महिला को प्रमुख न्यूरोटॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा था और जहर देने के लगभग 50 मिनट बाद निकटतम अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, नाजा ऑक्सियाना को मध्य एशिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है और यह उच्च मृत्यु दर वाले जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक एलापीडी प्रजातियों में से एक है। इस प्रजाति के काटने की जगह पर गंभीर दर्द और सूजन होगा, साथ ही प्रमुख न्यूरोटॉक्सिसिटी की तीव्र शुरुआत होगी। काटने के 1 घंटे से भी कम समय में कमजोरी, उन्नीतापन, गतिभंग, हाइपोटेंशन और गले और अंगों में पक्षाघात दिखाई दे सकता है। एक अध्ययन में जहर के पहले लक्षण और लक्षण जहर के 15 मिनट बाद दिखाई देते हैं। चिकित्सा उपचार के बिना लक्षण तेजी से बिगड़ते हैं और श्वसन विफलता के कारण काटने के तुरंत बाद मृत्यु हो सकती है। कोबरा की सभी प्रजातियों की तरह आहार और भौगोलिक स्थिति के आधार पर जहर विषाक्तता और संरचना में काफी भिन्नता होती है। ईरान, उज्बेकिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नमूनों में काफी अधिक शक्तिशाली जहर हो सकते हैं। लक्षणों की शुरुआत तेजी से होती है और बेहद दर्दनाक होती है। उपचार के बिना मृत्यु की संभावना है और काटने की प्रकृति, जहर की शक्ति और मात्रा के आधार पर मृत्यु कम से कम 15 मिनट में हो सकती है या 24 घंटे तक लंबी हो सकती है। ईरान में जहां कैप्सियन कोबरा व्यापक रूप से फैला हुआ है, यह देश में सर्पदंश से होने वाली सबसे अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। लेवेंट वाइपर, साइज-स्केल्ड वाइपर और फारसी हॉर्न्ड वाइपर अधिक सर्पदंश की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन नाजा ऑक्सियाना की तुलना में उनकी मृत्यु दर काफी कम है। दोस्तों, इस तरह से हम भारत में 3 किस्मों की 5 प्रजाति, जिसमें मोनोसिलेट कोबरा में मोनोक्लेट कोबरा यानी चंद्रनाग और उसी की एक मिलती जुलती प्रजाति अंडमान कोबरा और बाइनोसिलेट कोबरा में भारतीय कोबरा और नॉन सिलेटेड कोबरा में एक ऐसी कोबरा सांप जिसके हुड के पीछे किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं होता है और इसी से मिलता जुलता उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पाए जाने वाले कैप्सियन कोबरा सांप के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना।
दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।